हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी चौहान। हमारी लास्ट क्लास में कंपनी लॉ में हमने कॉरपोरेट वीएल, दैट मीन्स पियर्सिंग और लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, कंपनी पे से पर्दा उठाने के बारे में बात करी थी। उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कॉरपोरेट वेल क्या होता है, कंपनी से पर्दा उठाना क्या होता है और उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं वो पढ़े थे। अब उसी के सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम। न्यायिक निर्णय के अधीन अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जुडिशियल प्रोविजंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी के नाम का गलत विवरण देना या नाम प्रकट नहीं करना। इसके अंदर अगर कोई कंपनी अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, व्यवसायिक पत्र या पत्र शीर्षक जो होते हैं, लेटर हेड्स होते हैं, हुंडीज होती है, प्रतिज्ञा पत्र, विनियम पत्र, चेक, ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर नाम लिखती है, कैसे लिखती है, उसके ऊपर उसका नाम का विवरण कैसे करती है, कैसे छपवाती है। अगर वो प्राइवेट कंपनी तो उसको प्राइवेट नाम लिमिटेड लिखना है, अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी, तो उसको पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड लिखना है। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि ये जो विवरण है वो गलत है, तो जो वो सारे व्यक्ति जिन्होंने ये कार्य कराया वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो गए और इसे हम इस बात पे से कंपनी पर्दा उठाती है। नेक्स्ट, कंपनी के वास्तविक चरित्र का निर्धारण करने के लिए टू डिटरमाइन द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कभी कभी कंपनी के अंदर क्या होता है, संबंधित विवाद में ऐसे अवसर आते हैं जबकि जहां कंपनी देखती है कि कंपनी के वास्तविक प्रकृति को निश्चित करना या निर्धारण करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर माने हम किन्हीं कंपनियों के संचालक मंडल में का जो मैनेजमेंट है वो आपस में गुथा हुआ है या नहीं, ये पता करना होता है। वो कंपनी कोई शत्रु कंपनी तो नहीं है, उसमें प्रबंध के जो विशेषज्ञ होते हैं ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति या कोई समूह जो है वो उसके ऊपर रूल कर रहा हो, तो ये चीज़ पता करी जाती है। और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी अगर जानकारी मिलती है तो उसके ऊपर से पर्दा उठाया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी आय की सुरक्षा। हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो होते हैं टैक्स। तो अब उसकी सुरक्षा के लिए भी क्या करा जाता है कि ये देखा जाता है कि आप प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसी जानकारी आती है कि आपने किसी तरीके का टैक्स बचाने की कोशिश करी, कोई इनकम छुपाने की कोशिश करी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कम करने की कोशिश करी है, तो उसके ऊपर से भी पर्दा उठाया जाता है और जो भी व्यक्ति या सदस्य इसके पीछे हैं उनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। कपट अथवा अनुचित व्यवहार के रोकथाम के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिसके लिए उससे आज कहा जाता है कि आप फ्यूचर में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, XYZ अगर कोई भी कार्य उसके लिए मना किया जाता है तो वो होता है अनुचित व्यवहार। अगर बाद में फ्यूचर में जाकर वो ऐसा कोई कार्य करता है तो उस व्यक्ति या जिस भी कंपनी से वो एसोसिएटेड है उस टाइम के लिए उसको ऊपर से पर्दा उठाया जाता है। वैधानिक दायित्व से बचने के लिए बनाई गई कंपनी। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए A और B दो व्यक्ति थे। A ने कोई चीज़ B को बेची, लेकिन बाद में A को लगा बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, दोनों एग्री कर गए कि इतने इतने में बेचनी है। बाद में A को लगा कि नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको उसकी जो रकम है वापस दे दूँगा और उसको मना कर दूँगा। तो A ने उस व्यक्ति को मना कर दिया, लेकिन उसी दौरान B को लगा कि ये चीज़ मेरे साथ गलत है और B ने A के ऊपर केस करने की सोची। मीनवाइल इससे पहले A ने क्या किया, एक कंपनी बना ली, मान लीजिए उसी के वकील के साथ, A के वकील के साथ, और वकील को उसके अंदर मेंबर बना दिया। और वो जो भी चीज़ थी, मान लीजिए ज़मीन थी, तो वो ज़मीन कंपनी की बता दी भई ये कंपनी द्वारा खरीदी गई है। तो अब ताकि B उस ज़मीन के लिए डिमांड ना करे। तो ये होते हैं कोई वैधानिक दायित्व जिससे बचने के लिए क्या करा गया है, उस कंपनी का निर्माण किया गया है। अगर ऐसा है तो उसके ऊपर से जो भी सदस्य हैं वह उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। अधिकांश सदस्यों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग करने की दशा में, इन केस ऑफ अब्यूज़ ऑफ पावर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। अब ऐसा ना हो कि हम ये मानते हैं कि मेजॉरिटी जो डिसीजन लेगी वो सही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेजॉरिटी अपने पावर्स का मिसयूज़ करती है, दुरुपयोग करती है, ताकि अगर वो हो सकता है वो कंपनी के लिए नुकसानदायक हो। तो इसमें भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि वो उस पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर से भी पर्दा उठाया जाता है। कंपनी द्वारा ट्रस्टी अथवा एजेंट की स्थिति में कार्य करने की दशा में, अब ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी कोई कंपनी दूसरी कंपनी के एज अ ट्रस्टी
या एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो अब इस आपकी बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है कि एक अमेरिकन कंपनी थी, एक ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने भारत में आके एक मूवी बनाई, और उसमें बाद में जो अमेरिकन कंपनी थी उसने जो पैसा अमेरिकन कंपनी में उसने लगाया उसके अंदर, और जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको निर्माता कंपनी के रूप में उसका नाम लिख दिया। बाद में ब्रिटिश कंपनी ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम इसको एज ए ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश फिल्म के रूप में इसको पंजीकृत नहीं करेंगे, और न्यायालय ने निर्णय दिया कि ब्रिटिश कंपनी ने अमेरिकन कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य किया है। अब नेक्स्ट है आर्थिक अपराधों की दायित्व निर्धारण करने के लिए फॉर फिक्सिंग लाइबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे उत्पादन शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम आदि। तो इनके अधीन अगर कोई ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, और तो आप अपराधी माने जाएंगे, आप दोषी माने जाएंगे, जो भी संचालक या अधिकारी उन्हें दंड दिया जाएगा। कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानून की अवहेलना करने पर इन केस ऑफ वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटीज लॉज आर इग्नोर्ड। बहुत बार ये होता है कि जो कंपनी होती है वो ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम, इन सारे जो एक्ट्स बने हुए हैं उनको नहीं मानती, उनके प्रोविजंस को नहीं मानती है। तो इसके ऊपर से भी पर्दा उठाया जाता है, और कंपनी जो न्यायालय है वो इस कंपनी के बीच में जो ऐसी कंपनियों के बीच पर्दे को उठाना उचित मानती है, और उसको बाद में जो भी पर्सन्स ने ये इसको अवहेलना करी है उसको दंड दिया जाता है। कंपनी की अवैध व अनुचित उपदेशों के लिए उपयोग करने पर, वेयर अ कंपनी इज़ यूज फॉर इलीगल पर्पस। अब मान लीजिए एक वित्तीय कंपनी थी, एक फाइनेंस कंपनी थी, उसने अपने वित्तीय सलाहकार अजय को स्थायी संपत्ति खरीदने हेतु ऋण दिया, और ये शर्त थी कि वो इस संपत्ति को खरीदेगा और उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कंपनी के पास क्या करेगा, जमा कराएगा। तो बाद में लेकिन अजय ने क्या किया, अजय ने उस पैसे से संपत्ति नहीं खरीदी और अपने बच्चों के साथ, 3 पुत्रों के साथ एक कंपनी का निर्माण कर दिया। तो अब और इन तीनों और कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। बाद में जैसे ही कंपनी को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो उसने स्टे लेके आ गई कंपनी, और उनकी जो संपत्ति थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने हेतु टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब अगर न्यायालय ने आपको कोई बात कही है जिसको आपको मानना है, और अगर आप उसको नहीं मान रहे हो तो भी आपको दोषी जो भी व्यक्ति उनको सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट, योग्यताओं एवं तकनीकी क्षमता के निर्धारण के लिए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। इसका ये मतलब है कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी ऐसा कोई प्रोजेक्ट ले लेती जिसके पास जिसको करने के लिए उसके पास कोई क्वालिफिकेशन या कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है बेसिक वो नहीं है, और उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो दूसरी कंपनी, अगर मान लीजिए टेंडर निकला था और एक कंपनी को टेंडर मिल गया लेकिन उसके पास कॉम्पिटेंसीज नहीं है, तो बी और सी क्या करेगी, बी और सी इस आधार पर कि इस कार्य को करने के लिए ये कॉम्पिटेंसीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ए के पास नहीं है, इसलिए ये जो टेंडर है वो दूसरी बाकी जो नेक्स्ट कंपनी आ रही थी उसको दिया जाए। तो अब अगर उस कंपनी के पास नहीं है तो इसके ऊपर से पर्दा हटाया जाएगा, और जो टेंडर है वो जो नेक्स्ट जो भी व्यक्ति था या कंपनी थी उसको दिया जाएगा। तो ये सारे जो हमने अभी 12 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये हमारे जुडिशियल जो है न्यायिक निर्णयों के अधीन हमने जो प्रावधान बने हुए हैं वो रीड कर लिए हैं, और यहाँ पर हमारा जो कंपनी के ऊपर से पर्दा उठाना था टॉपिक वो ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड जो आपका असाइनमेंट है वो मैं आपको दे दूँगी, और कोई भी अगर आपको पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। हैव अ नाइस डे।